सड़क सिंहपुर गांव से होकर गुजरती थी। श्यामलाल का घर सड़क के किनारे ही था। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे और तन्मय के बड़े भाई के ससुर। सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में रहने के लिए नौकरी में रहते हुए ही गांव में शानदार घर बनवा लिया था। नरोत्तम लाल उनसे 10 साल छोटे थे। वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक की पास की शाखा में प्रबंधक थे और गांव में ही रहते थे। श्यामलाल को 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। तन्मय की भाभी नरोत्तम को केवल लड़की बिटन। जम्मू जाने वाली ट्रेन आज 5 घंटे विलंब हो गई। प्लेटफॉर्म पर बोर होने की बजाय वो सिंहपुर आ गया। गांव से भावनात्मक लगाव था उसका। दिल की धड़कनें बढ़ गईं, स्मृतियां ताजा हो उठी। 1 दशक बाद यहाँ आया था। सिंहपुर उजड़ी बस्ती की तरह लग रहा था। इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। द्वार पर गाय, गोरू और 2 कुत्तों के सिवा कोई न था। तन्मय दालान में चला आया। दीपक पड़ रहा था। वो उसकी भाभी का भतीजा था। बड़ा हो चुका था। उसने पहचान लिया, पांव छुआ और आने की खबर देने घर में चला गया। तन्मय ने बैग रख दिया और सोफे में धंस गया। आंखों को राहत देने के लिए आंखें मूंद ली। तन्मय, अपनत्व भरा संबोधन, आवाज कान के पर्दे से टकराए। उसने आंखें खोली, हड़बड़ा कर उठ बैठा। जिससे मिलने आया था वो सामने थी बिटन, हाथ में पानी का ग्लास। तन्मय को झटका लगा। कितनी दुबली हो गई है, मरियल और बीमार सी, मुखमंडल कांतिहीन और पीला। उसने मन ही मन सोचा, ये वो बिटन तो नहीं है। वो तो तंदुरुस्त थी। उसमें अल्हड़पन था, चंचलता थी, शौखी थी। तुम? हाँ मैं। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हारे मन का भरम है। तुम्हें कहाँ कोई ठीक लगता है। लो पानी पी लो, प्यास लगी होगी। हाँ, प्यास तो लगी है। उसने ग्लास का पानी ले लिया और गटागट पीने लगी। सहसा उसने पाँव में स्पर्श महसूस किया। बिटन पदधूलि ले रही थी। ये क्या कर रही हो? पदधूलि ले रही हूँ, बिटन बोली। तुमसे छोटी हूँ, चरण स्पर्श तो कर ही सकती हूँ। कितना कुछ बदल गया 15 साल में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली। क्या लोगे, चाय, कॉफी या शरबत? सब कुछ भूला बैठी। अरे हाँ, तुम्हें तो केवल दूध में अदरक, इलायची और हरी चाय पत्ती डालकर बनी चाय बहुत पसंद है। वो खामोश हो गई। सचमुच उसमें 15 सालों में तनिक भी बदलाव न आया। तन्मय ने सोचा, आदमी कहाँ बदलता है, वो तो हमेशा बच्चा ही रहता है। निस्वार्थी बच्चा। उसका बदलाव नहीं, अभिनय होता है। बिटन भी अभिनय कर रही थी। जब पहली बार बिटन से मिला था तो बीए अंतिम वर्ष में थी। वो खुद इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में। उनमें खूब शरारत होती थी। बिटन बाहर चली गई। तन्मय अतीत की ओर खींचने लगा। उस दिन उसकी नींद खुली तो दिन ढल चुका था। वो दिन में नहीं सोता था, पर ना मालूम कैसे नींद आ गई। पूरे 4 घंटे गहरी निद्रा में सोता रहा। क्या सोच रहा था, जब नींद ने अपनी बाहों में भर लिया था? हाँ, वो बिटन के बारे में ही सोच रहा था। उसका बिटन से नया नया परिचय था। बड़े भाई की चचेरी साली थी। छेड़ती थी, मजाक में गालों में चिकोटी काट लेती थी। एक बार तो उसके भी हाथ चुटकी काटने के लिए उसके गालों तक पहुंचे थे। फिर रुक गए। स्पर्श भर कर पाया था। हाथ ही आगे न बढ़े और तब तक वो भाग गई। मजाक में भी उसे ही झेपना पड़ता। उसने महसूस किया कि लड़कियां जल्दी बेतकल्लुफ हो जाती हैं, लड़के नहीं। वे डरते हैं, कहीं लड़की अन्यथा ना ले ले। नींद खुलने पर वो चारपाई से उठा, हड्डियां चटकाया। नींद से उठने के बाद हाथ मुंह धोने की आदत थी। पानी के लिए घर में गया। हैंडपंप आंगन में था। आंगन में कहकहे लग रहे थे। भाभी सहेलियों से घिरी थी। गौने के पूरे 2 साल बाद पिहर आई थी, इसलिए 4 दिन बाद भी सहेलियां घेरे थी। वे मीठे अनुभवों और रोचक संस्मरणों को सविस्तार सुना रही थी। उसी पर सहेलियां ठहाके लगा रही थी। आंगन में पहुंचते ही युवतियां उसको देखने लगी। इस तरह देखना उसे अटपटा लगा। उनको अनदेखा कर हैंडपंप पर हाथ मुंह धोया और दालान में आ गया। दर्पण के सामने खड़ा होकर कंघी करने लगा। सहसा उसे बालों के बीच लाल सा दिखा। उसे संदेह हुआ और करीब से देखा। वहां सिंदूर था। किसी ने बालों में सिंदूर डाल दिया था। ये क्या मजाक है? उसे क्रोध आ गया। जान गया शरारत किसकी है। बदला लेने का फैसला कर लिया। धीरे से घर में गया। श्रृंगारदान से सिंदूर की डिबिया लेकर जेब में रख ली और वापस आ गया। दालान के बगल का कमरा खुला था। अंदर देखा, बिटन थी। सच संवर रही थी। वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। उसके संवरने में बाधा नहीं डालना चाहता था। अंत में दर्पण में खुद को देखकर बिटन मुस्कुराई। नहीं पता था, जिसके लिए सच संवर रही है, वो पास ही खड़ा है। उठने वाली थी कि तन्मय दबे पांव अंदर आ गया। दबे पांव ही उसकी ओर बढ़ा और चीते सी फुर्ती से एक चुटकी सिंदूर उसकी मांग में डाल दिया। वो चौंक पड़ी। उसके बालों में सिंदूर देखकर हंस पड़ी। बड़ी दिलकश मुस्कान थी। अपने बालों को तो देखो, किसी ने सिंदूर डाल दिया है। लड़की लग रहे हो। सिंदूर डालते ही तन्मय को होश आया कि क्या कर बैठा, पर तीर कमान से निकल चुका था। उसे काट मार गया। सहसा बिटन की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ी। सिंदूर देखकर लर्ज पड़ी। घूमकर खुद को दर्पण में देखा। मांग में सिंदूर देखकर कांपने लगी। नहीं,
ये झूठ है। ये कैसा अनर्थ कर दिया तन्मय। मासूम स्वर में बोली, ये कैसा बदला लिया। अब क्या होगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी बुआ पहुंच गई। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। उनकी नजर बिटन की मांग पर पड़ी। तेरी मांग में सिंदूर बेटा किसने डाली। अचानक उनकी नजर तन्मय की उंगलियों की ओर गई। ये क्या किया। जानते हो तन्मय, लड़कियों की मांग में सिंदूर कौन भरता है। उसका पति। मांग में सिंदूर भरकर अर्धांगिनी बनाता है और घर ले जाता है। क्या ये सब कर सकोगे। नहीं ना, फिर अनर्थ क्यों किया। जानते हो इसने सिंदूर क्यों डाला था। थोड़े परिहास के लिए। तुम लड़के हो, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने क्यों किया। इसका जीवन नरक कर दिया। तुम भूल क्यों गए कि ये लड़की है। बिटन बिलख रही थी। तन्मय ग्लानि से भर उठा। भारी भूल कर दी थी। पछतावा हो रहा था, किंतु जो कुछ कर बैठा था वो वापस भी तो नहीं हो सकता था। बिटन का क्रंदन उसके सब्र की तमाम दीवारों को धराशायी कर गया। उसे रोना आ रहा था, लेकिन ऊपर से वो बुद्धि बना रहा। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमने मजाक किया, मैं विवेक ही खो बैठा था। बड़ा अनर्थ हो गया। प्लीज रो मत, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, क्षमा कर दो। तन्मय कातर स्वर में बोला। उसके पांव पकड़ लिया, लेकिन वो पीछे हट गई। तुम्हें क्या माफ करूंगी, तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है। अब तुम ही उसके धर्मपति हो। बुआ बोली। धर्मपति। हालांकि उसे बिटन पसंद थी। मन ही मन चाहता था। दोनों की शादी में कोई बाधा न थी। उनकी शादी की चर्चा कई बार चल भी चुकी थी, लेकिन नरोत्तम लाल उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने रिश्ते की संभावना को ही खारिज कर दिया। तर्क दिया कि एक घर में दो बेटियों की शादी नहीं होगी। रुको, मैं नरोत्तम को बुलाती हूँ। उन्हें बताना जरूरी है, वही भूल सुधार करेंगे। बुआ बाहर चली गई। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ बिटन। गलती हुई है, इसका भूल सुधार ये है कि मैं तुम्हें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँ। हाँ बिटन, मेरे जीवन में अब किसी और लड़की के लिए स्थान नहीं। अगर तुम मेरी धर्मपत्नी हो गई, तो मैं भी तन मन धन से तुम्हें जीवन संगिनी स्वीकार करता हूँ। संभव है कि तुम्हारे पिता मुझे ना स्वीकारें। अगर उनकी जिद के कारण शादी ना हुई, तो मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। वयस्क हूँ, मुझ पर किसी और से शादी के लिए दबाव कोई नहीं डाल सकता। थोड़ी देर में नरोत्तम लाल पहुंचे। पीछे पीछे बुआ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। नरोत्तम लाल शांत थे। बुआ ने पूरा वाक्या नहीं बताया था। बुआ चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाए, सो उनके लिए ये स्वर्णिम मौका था। पिता को देखकर बिटन का सब्र टूट गया। लिपट कर रोने लगी। वो समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। हमेशा चहकने वाली लाडली रो क्यों रही है। ऐसा क्या हो गया कि लाडली ऐसे रो रही है। सहसा नजर बिटन के बाल सहलाते अपनी उंगली पर पड़ी। वे चौंक पड़े। हाथ में सिंदूर था, बेटी की मांग में भी सिंदूर। विद्युतीय रफ्तार से तन्मय को देखा। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां लाल थीं। उन्हें समझते देर न लगी। आपा खो बैठे और करारा तमाचा तन्मय के चेहरे पर पड़ा। आ गया न अपनी औकात पर। अरे नरोत्तम, क्या कर रहे हो। घर के दामाद पर हाथ उठा रहे हो। चुप रहो बहन, तुम कुछ भी बोलती हो। देख रही हो, ये दामाद बनने लायक है, ये तो क्रिमिनल है। तन्मय लड़खड़ा कर गिरा। सिर दरवाजे से टकराया। आंख के ऊपर की त्वचा कट गई। होंठ कट गए। उसके मुंह और सिर से खून निकलने लगा। तन्मय बीमारी से उठा था। शरीर भी कमजोर था। होश खो बैठा। तभी भाभी पहुंची। तेवर की हालत देखकर उन्होंने उत्पात मचा दिया। घर में कोहराम मच गया। संयुक्त परिवार में दरार पड़ गई। तन्मय डॉक्टर के पास ले जाया गया। मरहम पट्टी कर डॉक्टर ने नींद की गोली दी, ताकि दर्द महसूस ना हो। उसके बाद तन्मय रात भर सोता रहा। श्यामलाल को भी लगा कि तन्मय की हरकत पर नरोत्तम की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। उन्होंने तन्मय व बेटी को भेजने के लिए जीप बुक कर दी। जाते समय परिवार के सभी सदस्य विदा करने आए, लेकिन न तो बिटन थी और न ही नरोत्तम। लोग खामोशी ओढ़े थे, कोई भी कुछ न बोल रहा था। जैसे ही जीप चली, उसकी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। पीहर से नाराज होकर अपनी ससुराल जा रही थी। अब न मालूम कब मायके आना होगा। वो घटना दोनों परिवारों के रिश्ते में गांठ सी बन गई। 3 साल तक कोई संपर्क नहीं हुआ। इस दौरान तन्मय की भाभी न तो मायके गई और न ही मायके से कोई आया। नरोत्तम लाल जिद्दी इंसान थे। बिटन इकलौती बेटी थी। वे उसकी शादी बड़े घर में करना चाहते थे, इसलिए तन्मय से रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। परिजनों ने लाख समझाया, पर वो न माने। उन्होंने बिटन की शादी अन्यत्र कर दी। लड़का राष्ट्रीयकृत बैंक में अच्छी पोस्ट पर था, पर शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। नशाखोरी समेत कई बुरी आदतें थीं। शराब पीकर बिटन को यातनाएं देता था। बिटन थी भारतीय लड़की, लेकिन स्वाभिमानी थी। उस पति के साथ जिंदगी गुजारना असंभव लगा। मायके आई और नरोत्तम लाल को वृतांत सुना दिया। नरोत्तम लाल को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वो चाहते थे कि बेटी उस शराबी के चंगुल से बाहर आ जाए, इसलिए तलाक का मुकदमा दायर करना चाहते थे। इसी सिलसिले में अदालत जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी।
हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिटन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाल्यावस्था में मां काल कवलित हो गई थी। अब सिर से बाप का साया भी हट गया। बिटन बहादुर लड़की थी, पर उसने उसे बेचारी बना दिया। श्राद्ध में बिटन के ससुराल से कोई नहीं आया। इससे बिटन और दुखी हुई। पति की बुरी आदतों के बाद भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि वो बुरी आदतें छोड़ देगा और उनका वैवाहिक जीवन सामान्य हो जाएगा, पर किसी के ना आने से निराश हो गई। दिन भर रोती रही। तन्मय ने रोते हुए देखा तो कोलैप्स हो गया। श्राद्ध के दूसरे दिन बिटन पास आई। कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ बोल न पाए। उसकी आंखों से 2 बूंद मोती गालों पर लुढ़क गए। तन्मय खुद को रोक नहीं पाया और उसके आंसू पोंछ दिए। बिटन फूट पड़ी और उसके सीने पर सिर टिकाकर रोने लगी। तन्मय ने उसका चेहरा हाथों में ले लिया और धीरे से कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। बड़ी देर तक दोनों साथ ही रहे। तन्मय ने उसे मास्टर और उसके बाद बीएड करने की सलाह दी। चाहता था बिटन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। श्राद्ध के तीसरे दिन तन्मय ने सिंहपुर से प्रस्थान किया। बिटन छोड़ने के लिए दूर तक आई। विदा लेते समय पदधूलि ली। तन्मय की इच्छा हुई उसे बाहों में भर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद भाभी तीज त्योहार में मायके जाने लगी। उनके बीच संबंध सामान्य हो गए। तन्मय ने ARS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आयकर विभाग में नौकरी लग गई। पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में मिली। नौकरी में वो बहुत व्यस्त रहने लगा। एक बार भाभी ने बताया कि बिटन ससुराल नहीं जाती। मास्टर के बाद बीएड भी पूरा कर लिया। PhD कर रही है। वो किसी कॉलेज में लेक्चरर हो जाएगी। पति से अघोषित तलाक हो गया। पति ने तलाकनामा भेजा तो बिटन ने हस्ताक्षर कर दिया। उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी तो तलाक के विरोध का मतलब न था। बिटन को अपने शहर के केंद्रीय सरकारी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। तन्मय ने शादी नहीं की। अनगिनत रिश्ते आए, सबको रिजेक्ट करता रहा। अचानक दीपक के आने से अतीत से तारतम्य टूट गया। वर्तमान में आ गया। उसे लगा कि कल की ही बात है। वो सीलिंग फैन को देखने लगा। कुछ देर बाद बिटन 2 कप चाय और प्लेट में बिस्किट ले आई। एक कप तन्मय को दिया, दूसरा दीपक को। दीपक चाय लेकर बाहर चला गया। और तुम्हारी चाय? अब मैं चाय नहीं पीती। याद करो बिटन, अदरक और इलायची की चाय हम साथ साथ पीते थे। तुम्हें अब तक याद है? तुम भी कहाँ भूल पाए हो कोई बात? हाँ, अब भूलने का अभिनय करो तो दूसरी बात। उनके दरमियान गहरी खामोशी पसर गई। तुम भी अपने लिए चाय लेकर आओ। अकेले नहीं पी सकूंगा। अकेले चाय नहीं पी सकोगे तो कंपनी देने वाली का इंतजाम कर लो। शादी कर लो। बिटन बोली, अकेलेपन से भी निजात मिल जाएगी और कंपनी देने वाली भी मिल जाएगी। जीवन जीने के लिए शादी बहुत जरूरी है नहीं, शादी जीवन का अभिन्न पार्ट है। बिटन बोली, शादी की औपचारिकता तो निभानी ही पड़ती है। वो औपचारिकता तो मैं बरसों पहले निभा चुका हूँ, बगल वाले कमरे में। बस मेरे दुल्हन की विदाई न हो सकी। मेरी हैसियत आड़े आ गई थी। बिटन चुप ही रही। मजाक कर रहा था। जाओ, खाली कप ही लेकर आओ, इसी में पी लेंगे। बिटन कप लाने घर में चली गई। तन्मय फिर अतीत की ओर खींचने लगा। शादी के तुरंत बाद बिटन बहन के साथ तन्मय के घर आई थी। उससे मिलना चाहती थी। वो उसकी शादी में नहीं गया था। तुम भी शादी कर लो तन्मय। क्यों? सलाह क्यों दे रही हो? सलाह नहीं दे रही हूँ, बस शादी कर लो, अकेलेपन से निजात मिल जाएगी। मैं अकेलेपन से निजात पाना ही नहीं चाहता। किसी को अकेलापन सालता है, पर मुझे सुकून देता है। अकेलापन मेरे लिए ईश्वर का दिया अनुपम वरदान है। अकेलेपन में अतीत मेरे साथ होता है, मेरा खूबसूरत अतीत। तो मैं अपने को खूबसूरत अतीत से वंचित कर दूं? तुमने शादी न करने का निर्णय ले लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता लड़की ये भी नहीं कर सकती, स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकती। जब मेरी शादी तय हो रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि स्त्री कितनी कमजोर और लाचार होती है। मेरी शादी कर दी गई। मुझसे पूछा तक नहीं गया कि मुझे क्या पसंद नापसंद है। रो मत, मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अकेला ही रहूंगा ताकि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तब मेरे पैरों में कोई बंधन ना हो। तभी बिटन चाय लेकर आ गई और सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कब तक रहोगे? आज ही जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद ट्रेन है। 4 घंटे का टाइम था, सो तुमसे मिलने आ गया। तुम आओ न कश्मीर घूमने। बिटन कुछ नहीं बोली। चलूं आप? 1 घंटा तो स्टेशन पहुंचने में ही लगेगा। बिटन बोली कुछ नहीं, नजरें झुका ली। कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाए। चलते समय तन्मय परिवार के सभी सदस्यों से मिला। सबका चरण स्पर्श किया। दीपक ने उसका चरण स्पर्श किया। आखिर में बिटन भी उसके पास आई। चरण स्पर्श किया। ये क्या कर रही हो? पदधूलि ले रही हूँ। बिटन की आवाज हलक में फंसी हुई थी। वो स्पष्ट बोल नहीं पाई। काफी कोशिश के बाद उसने पूछा, अब कब आओगे? जब तुम बुला लो, तन्मय परिहास में कह गया। फिर बोला, देखो। वो चल पड़ा। कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा। सब लोग उसी को निहार रहे थे। द्वार पर बंधे गाय गोरू भी चारा खाना छोड़कर उसी को देख रहे थे। उसका मन भर आया। बिटन भी उसे एक गाय की तरह लगी।
उसका मन भारी था, शायद यही उसकी नियति थी।